हेलो एंड वेलकम टू द क्लास बंक। तो कार्ल मैनहाइम को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज इनके बारे में हम देखेंगे कि ये इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी को दिए। तो बेसिकली इनका जो जन्म हुआ वो हंगरी में बुदापेस्ट में हुआ 1893 में, और इनकी मृत्यु 1947 लंदन में हुई। इनका जो एजुकेशन के बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो इन्होंने फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी पढ़ा था। ठीक है, जो कि कहाँ से, बर्लिन, बुडापेस्ट और हिडनबर्ग में पढ़ा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इन्फ्लुएंस थे कार्ल मार्क्स से, मैक्स वेबर से और जॉर्ज लुकास से, इन तीनों लोगों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो इन्हीं के इर्द गिर्द इन्होंने भी अपने कॉन्सेप्ट्स को रखा। अब बेसिकली ये जो थे वो ज्यूइश बैकग्राउंड से रखते थे, नाता रखते थे, मतलब जो पारसी लोग होते थे उनसे नाता रखते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से जब इनकी जो एजुकेशन, और उस टाइम पे जब ये इनकी प्रोसेस चल रही थी, तो वहाँ पे किसका, हिटलर का रूल चल रहा था। किसका, हिटलर का। तो ठीक है, तो वहाँ पे चूंकि ये जूइस थे तो इनको वहाँ से जो है भागना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा, और इन्होंने अपनी जो लाइफ सेटल करी वो कहाँ पे करी, यूनाइटेड किंगडम में। अब ठीक है, फिर इन्होंने काफ़ी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया, लेटर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी ये प्रोफेसर की तरफ पे इन्होंने काम करा। इनका जो मेजर एक काम था, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, तो इसको भी हम देखेंगे आके। इनका जो कि बेसिकली इनका एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। ठीक है, एक आधारभूत कृति मानी जाती है किसकी, सोशियोलॉजी की। बेसिकली जो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था। आगे बढ़ते हैं। फिर की कॉन्सेप्ट की मैं कुछ बात करूं तो इनके जो की कॉन्सेप्ट है, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आइडिया एंड यूटोपिया, रिलेशनिज्म, टोटल पर्टिकुलरिटी एंड आइडियोलॉजी, फ्री फ्लोटिंग इंटेलिजेंसिया, सोशल कंडीशन ऑफ नॉलेज, जनरेशन थ्योरी। तो ज्ञान का समासार, यही सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। फिर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1829 में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ये कई बार पूछ ली भी जाती है। ठीक है, फिर मैन एंड सोसाइटी ना, एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग, ऐसे ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से देख लेना और इसको रिवाइज कर लेना। मैं एक अलग से बुक की सीरीज भी ले आऊँगा, तो उसको आप पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो हम बिना कोई देर करते हुए इनके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज बेसिकली इसको कहते हैं ज्ञान का समाजशास्त्र। ठीक है, ज्ञान का समाजशास्त्र। तो ये आखिर है क्या, देखो, जो कार्ल मैनहाइम का जो कोर आइडिया था ना यहाँ पे, वो ये था कि जो भी कोई ज्ञान है ना, जो भी कोई नॉलेज है, वो क्या है, वो कभी भी आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते। ठीक है, आप कहाँ पे नहीं कर सकते, किसी भी आइसोलेशन में नहीं कर सकते। आप जो आपका ज्ञान जो शेप होगा ना, वो आपके सोशल एक पोजीशन होगी, आप एक का एक स्टेटस होगा, और आपका उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट होगा, कंटेक्स्ट होगा। ठीक है, जिससे वो आपका जो ज्ञान है वो रिलेट करेगा। ठीक है, और उसी से ही आपका क्या ज्ञान बनता है, वही नेचुरल और प्योर आपकी नॉलेज होती है। अगर मैं इनके जो की पॉइंट्स की और बात करूं तो वो बताते हैं कि जो सारी नॉलेज है, चाहे वो आर्ट्स की हो, ठीक है, साइंस की हो, रिलीजन की हो, किसी भी चीज़ की हो, वो किसी ना किसी सोशल फोर्स से वो क्या है, इन्फ्लुएंस है। ठीक है, डिफरेंट जो उसकी सोशल फोर्सेज हैं, ठीक है, जो अलग अलग सोशल क्लासेस हैं, जो आपके कल्चर्स हैं अलग अलग सोसाइटी के, ठीक है, अलग अलग जनरेशन से, अब वही जो शेप करती हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ उसकी अलग नॉलेज को। और नॉलेज किसी कंटेक्स्ट में होगी, यूनिवर्सल नहीं होगी। जैसे कि मैं बात करूं कि आप इसको ऐसे समझो कि अगर कोई वेल्दी पर्सन है, कोई रिच आदमी है, ठीक है, उसके लिए जो इनइक्वालिटी होगी, वो इनइक्वालिटी कैसी होगी, वो नेचुरल होगी। बट जो पुअर पर्सन होगा, जो अंडर प्रिविलेज्ड होगा, वो कैसे इसको देखेगा, वो उसको ऐसे देखेगा कि भाई इनके साथ कुछ ना कुछ सोशल अनजस्टिस हुआ है। ठीक है, सोशल इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, और वो जो इनजस्टिस है, अनजस्ट हुआ है, और वो जो है वो क्या, एक्सप्लॉइटेटिव है। ठीक है, उनका शोषण करा गया, इसकी वजह से वो पुअर है। तो ये देखो, दोनों की सोसाइटी अलग, दोनों के कल्चर अलग। ठीक है, दोनों के जनरेशन गैप्स हैं, अलग अलग जनरेशन के हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होगा, ये इस तरीके की सोशल कंटेक्स में अगर आप इसको देखो तो क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका ज्ञान बन रहा है ना, जो अभी आप सोच रहे हो, जो भी आपकी नॉलेज जो बन रही है, वो जो है आइसोलेशन में रह के नहीं बन रही, वो आपकी जो सोशल पोजीशन है, जो उसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, उससे ही क्या हो रहा है, आपकी नॉलेज। जो सेम चीज यही हिंदी में भी लिखी है, ये मैनहाइम का प्रमुख विचार है, ज्ञान अकेले नहीं बनता बल्कि व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति और ऐतिहासिक संदर्भ से बनता है। तो मतलब सोशल, तो जो ज्ञान है वो इसी से बनेगा, किससे, सोशल कंडीशन से बनेगा, ऐतिहासिक संदर्भ मतलब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से उस आपका जो ज्ञान है वो बनता है। अब यह तटस्थ और शुद्ध ज्ञान की धारणा पर प्रश्न उठाता है। ठीक है, ये किस पे, तो न्यूट्रल और जो आपका वैसा जो ज्ञान है उस सब पे क्या करेगा, क्वेश्चन करता है। उनके कुछ मुख्य बिंदु हैं, सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान, कला, धर्म आदि सामाजिक शक्तियों से प्रभावित होते हैं, बात सही है। अलग अलग वर्गों, पीढ़ियों, संस्कृति से भी भिन्न प्रकार का ज्ञान बनता है, ये भी बात सही है। आपके जनरेशन होगी, अलग अलग कल्चर होंगे, ठीक है, अलग अलग स्टेटस होंगे, तो उससे क्या होगा, ज्ञान जो आपकी नॉलेज है वो बदलती है। अगर आप देखो जिस सोसाइटी में रहोगे वैसा आपकी नॉलेज बन जाएगी। जैसे आप एक अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो वहाँ पे आपकी थॉट प्रोसेस वैसी डेवलप होगी, और अगर आप जैसे निम्न तबके के लोगों के साथ रहोगे तो आपकी थॉट प्रोसेस वैसी डेवलप होगी। तो आगे क्या कहते हैं, ज्ञान सार्वभौमिक नहीं होता बल्कि संदर्भ आधारित होता है।
मतलब ज्ञान यूनिवर्सल नहीं होगा, ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान होता है कॉन्टेक्चुअल, किसी के कंटेक्स्ट में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उदाहरण को जैसे मैंने आपको बताया कि एक धनी उद्योगपति असमानता से को स्वाभाविक मान सकता है, जबकि मजदूर उसे अन्यायपूर्ण देखता है। दोनों की सोच में सामाजिक स्थान से या स्थिति से बनती है। तो इतना समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। अब ये बेसिकली क्या है, विचारधारा और यूटोपिया, इसको हम समझते हैं। देखो, जो हमारे जो कार्ल मैनम है, उन्होंने क्या करा कि इन जो हमारा डिवाइड करा किस चीज़ को, हमारे आइडियाज़ को डिवाइड करा। आइडियाज़ ये डिवाइड होते हैं हमारे दो चीज़ में, एक तो आइडियोलॉजी और दूसरा यूटोपिया। अब ये जो डिवीज़न करा, ये किस पे करा, हमारे सोशल फंक्शंस पे करा, के आधार पे करा। सोशल फंक्शंस के आधार पे इन्होंने क्या करा, हमारे आइडियाज़ को डिवाइड करा। अब आइडियोलॉजी क्या, आइडियोलॉजी वो चीज़ जो हमारे एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को, ठीक है, उसको क्या कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है, जैसे कि आइडिया जो है, आइडिया क्या है, वो ये करता है कि वो प्रोटेक्ट करता है हमारे किसको, हमारे जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उसको आप ऐसे समझो कि मतलब जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो क्या हो सकती है कि वो एक आइडिया है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है किसको, संरक्षित करता है किसको, जो कौन से लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, पावरफुल पीपल्स को, उनके बेसिकली इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आइडियोलॉजी। ठीक है, तो एक तो ये आइडिया हो गया। अब ये आइडिया कैसे प्रोटेक्ट करता है, देखो, मानो कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को पसंद आएंगी, जैसे बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, उनके फेवर में बहुत सारी जो है प्रोजेक्ट्स आते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए कुछ अलग से चीज़ें लेके आते हैं, तो वो उनको बेनिफिट करती हैं। तो वो जो चीज़ हो गई, वो क्या हो गई, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि मानो सिंपल एक पैट्रियार्की सोसाइटी ले लो, तो जैसे मैन जो है वो क्या है, वो नेचुरल बेटर लीडर्स है, ऐसा माना गया है। तो ये किसको बेनिफिट कर रहा है, ये मैन को बेनिफिट कर रहा है। तो वो क्या हो गई, मैन यहाँ पे क्या है, मैन जो है वो पावर को होल्ड कर रहा है, तो वो एक आइडियोलॉजी हो गई। अगर मैं कास्ट की बात करूँ, तो कास्ट डिवीजन में देखो बहुत सारे ट्रेडिशंस है। हमने देखा कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठीक है, और क्षत्रिय। तो इसमें जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है, अब इसमें ब्राह्मण की जो रिलेटेड चीज़ें होंगी वो बेनिफिट कर रही होंगी कि भाई और किसी को संस्कृत नहीं सिखाना। तो ये क्या हो गया, ये एक आइडियोलॉजी हो गई, जिसको ये जो हायर क्लास है उनको प्रोटेक्ट हो रहा है। अगर मैं और बात करूं कि जैसे मैंने आपको इक्वालिटी का एग्जांपल दिया था, तो जो इनइक्वालिटी है वो देख रहे हैं उसको नेचुरल की तरह, अगर कुछ बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं तो हाँ भाई, ये जो हायर अथॉरिटी है, हायर जो लोग हैं, इनके लिए बेनिफिट है, तो ये इनकी पावर हो गई, तो ये एक आइडियोलॉजी हो गई। अब इसी में अगर मैं और थोड़ा इन डाइव करूँ, तो इसको आप देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग पुअर होते हैं, ठीक है, गरीब होते हैं, तो वो लोग जो रिच पीपल होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई जो पावर है वो कैसी है, वो इस वजह से पुअर है क्योंकि वो अच्छे से हार्ड वर्क नहीं करते। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अब जो जो रिच पीपल है, जो ये सोच रहे हैं कि वो लोग हार्ड वर्क नहीं करते, तो उससे क्या है, ये इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब इनकी इनकी जो एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस है उसको बेनिफिट हो रहा है, तो ये एक इनकी आइडियोलॉजी हो गई। तो कुल मिला के मैनन साहब ये कह रहे हैं कि जो आइडियोलॉजी है, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, ठीक है, वो डोमिनेट क्लास से ही आता है, जो ऊपर के तबके के लोग बैठे होंगे। जैसे अगर पॉलिटिकल पार्टी की भी बात करूँ, तो वो वही चीज़ को फेवर करेंगे जो उनके बेनिफिट की होगी, वही पावर है उनके लिए, वो उनकी आइडियोलॉजी है। ठीक है, अब सेकेंडली यूटोपिया क्या होता है, यूटोपिया यही होता है, सिंपल से समझो, जो इस आइडियोलॉजी को चेंज करने की बात करता है और करंट ऑर्डर को चेंज करेगा। ठीक है, तो और ये जो चेंज करेगा यूटोपिया में कौन आता है, ये आते हैं आपकी ऑप्रेस्ड क्लास। कौन सी आती है, ऑप्रेस्ड क्लास। तो इतना क्लियर हुआ आपको। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो, इन्हीं का सेम चीज़ है, आइडियोलॉजी हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी वाइल यूटोपिया प्रमोट सोशल चेंज। तो बात तो सही है भाई, जिसके पास आइडियोलॉजी है और उसके लिए जो बेनिफिट हो रहा है, अगर आप उसको चेंज करने जाओगे तो वहां पे स्टेबिलिटी हटेगी, और स्टेबिलिटी हटेगी तो क्या होगा, सोशल चेंज आएगा समाज में। तो बोथ आर शेप्ड बाय सोशल एक्सपीरियंसेस एंड कैन रिवील हाउ पीपल व्यू देयर प्लेसेस इन देयर वर्ल्ड। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि भाई जो सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं वो कैसे सोचते हैं और उनकी क्या आइडियोलॉजी रहती है, उसको समाज में उसको कैसे चेंज करा जाता है। ठीक है, जैसे सती प्रथा थी, तो बहुत लोगों के लिए सती प्रथा बहुत फेवरेबल थी उस टाइम पे, बट कुछ ऐसे जो ऐसे वो लोग आए ऑप्रेस्ड वाले, उन्होंने ऐसा आंदोलन करा कि भाई सोशल सती प्रथा को चेंज करना ही पड़ा। तो ये क्या हो गया, एक सोशल चेंज हुआ, तो यूटोपियन सोसाइटी हो गई। तो बस यही आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी है, आप पॉज करके पढ़ लेना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। फिर आता है रिलेशनिज्म। अब रिलेशनिज्म में बेसिकली क्या होता है, देखो, तो देखो जो रिलेशनिज्म है ना, बेसिकली जो आइडिया है, इसको ऐसे समझो कि 1 सेकेंड, यस, जो आइडिया है,
ठीक है, जो विचार है वो विचार हमारे ना तो ट्रुथ होता है और ना फॉल्स होता है, ठीक है। अब ये जो ट्रुथ और फॉल्स वो है, वो डिपेंड पता है किस पे करता है, वो डिपेंड करता है आपकी सोशल पोजीशन पे, आपकी जो सोशल पोजीशन होगी और किस चीज में, जिस भी कंटेक्स्ट में वो बोला जाता है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में वो बोला जाएगा, या जिस भी कॉन्टेक्स्ट में जो वो पर्सन बोल रहा है उसको होल्ड करता है। इसको ऐसे समझो कि भाई जो भी सच है या गलत है, तो मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं, मतलब आइडिया विच इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू और फॉल्स बट दे होल्ड डिपेंड्स ऑन द सोशल पोजीशन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स देम, मतलब जो पर्सन जिस कॉन्टेक्स्ट में वो पर्सन जो बोल रहा होता है। तो सेम चीज यहाँ पे लगी, अ वे टू अंडरस्टैंड दैट ऑल नॉलेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट बट स्टिल अलाउ फॉर रेशनल डिस्कशन एंड कंपैरिजन बिटवीन व्यू पॉइंट्स, इट्स अ मिडिल पाथ। तो मतलब वो यहाँ पे यही कह रहा है भाई साहब कि जो आइडिया है ना उसका ना तो सही है होता है ना गलत होता है, वो इस चीज में देखा जाता है उसके सोशल कंटेक्स्ट में, ठीक है। और ये हमें हेल्प करता है किसमें, रेशनल डिस्कशन में, ठीक है। और हम कंपेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे के, जैसे मानो ए और बी है, एक के लिए एक चीज़ सही है, एक के लिए एक चीज़ गलत है, ठीक है। अब इन दोनों का आप क्या कर सकते हो, रेशनल डिस्कशन कर सकते हो और दोनों के पैरामीटर्स को देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो दोनों के, तो और एक बीच में मिडिल पाथ आप लेके आ सकते हो। तो यही हो गया रिलेटिविज्म। अब रिलेटिविज्म में होता है एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, हर चीज़ सब्जेक्टिव हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा भाई ये अगर ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि भाई एक आदमी ने क्राइम करा, तो एक के पर्सपेक्टिव से सही होगा, दूसरे के पर्सपेक्टिव से ये गलत होगा, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्टिविटी आ गई, ठीक है। या फिर इसको और इस पे एक और हो सकता है कि या फिर चोरी करना गलत ही है, तो उसे क्या कहा, एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई चोरी करना गलत ही है, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप पर्सपेक्टिव देख रहे हो, तो यहाँ पे रिलेटिविज्म हो गया, आप इसमें कॉन्टेक्स्ट देख रहे हो, आप इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट देख रहे हो, इंडिविजुअल का कॉन्टेक्स्ट देख रहे हो कि किस चीज में, तो ये होता है रिलेशनिज्म, ठीक है। अब इसमें की पॉइंट क्या है, नॉलेज कैन बी इवेल्युएटेड इन कंटेक्स्ट, हाँ भाई किसी कंटेक्स्ट में नॉलेज आप देख सकते हो कि जैसे कि आप चोर चोरी कर रहा है, आप इसके कंटेक्स्ट देख रहे हो कि हाँ भाई किस लिए चोरी करी, या ऐसी चोरी नहीं करनी चाहिए थी, या इसकी माँ बीमार थी इसलिए चोरी करी, इस पर कुछ था नहीं, तो इट आप किस तरह से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं इसके कंटेक्स्ट को। इट इज पॉसिबल टू कंपेयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड यूजिंग सोशियोलॉजिकल टूल, और इसमें आप सोशियोलॉजिकल टूल की हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया ए और बी के बीच में आप क्या कर सकते हो, एक मिडिल पाथ भी ढूंढ सकते हो। तो ये हो गया रिलेशनिज्म। अब इसका एग्जाम्पल देखो, अंडरस्टैंडिंग वाई बोथ अ कंजर्वेटिव सोशलिस्ट बिलीव व्हाट दे बिलीव। अरे वही बात है, सीधी सी दो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे अभी देख लो बीजेपी है, कांग्रेस है, कांग्रेस की कोई विचारधारा ही नहीं है, ठीक है, मल्टीपल विचारधारा पे चलती है, इनकी बेसिकली विचारधारा है हिंदुइज्म की, ठीक है। तो अब इनमें अब दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, अब किसी के लिए कुछ चीज़ सही होगी, किसी के लिए कुछ चीज़ सही होगी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों का, कि भाई इस चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट है इनकी आइडियोलॉजी को लेके। अब इसमें आप मध्यस्थता मार्ग निकाल सकते हो, जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग विचारधारा हैं, ठीक है। बस यही है रिलेशनिज्म, ये हिंदी में लिखा है, पढ़ लेना। अब दूसरा चौथा है टोटल एंड पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। देखो टोटल और पर्टिकुलर आइडियोलॉजी बहुत सिंपल है, इसको आप इस तरीके से समझो कि पर्टिकुलर आइडियोलॉजी बेसिकली स्पेसिफिक बिलीव है जहाँ पे आपको बायसनेस और डिस्टॉर्टेड ट्रुथ देखा जाएगा। जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल से समझो कि एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो पॉलिटिशियन क्या कह रहा है कि पॉलिसी उसने बनाई XYZ, ठीक है, वो कह रहा है पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, ठीक है, आपके लिए बहुत फेवर करेगी, आपको सपोर्ट करेगी, बट अल्टीमेटली वो आपसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर छुपा रहा है। तो क्या हो गया कि आइडियोलॉजी वो कि जहाँ पे स्पेसिफिक बिलीफ हो, ठीक है, कोई स्टेटमेंट हो, कोई क्लेम हो, किसी इंडिविजुअल के द्वारा करा गया हो, ठीक है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ बायसनेस दिखाई जाए या कुछ ना कुछ ट्रुथ छुपाया जाए, तो वो क्या हो गई, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। टोटल आइडियोलॉजी हो गई इसी का जस्ट अपोजिट। टोटल आइडियोलॉजी हो गई कि जहाँ पे जो भी ग्रुप है, जहाँ पे जो कोई भी ग्रुप है, जैसे एंटायर वर्ल्ड व्यू ऑफ अ सोशल ग्रुप इज शेप्ड बाय देयर ओन क्लास पोजीशन, मतलब जहाँ पे किसी भी सोशल ग्रुप का, ठीक है, वो उनके क्लास से पोजीशन से शेप हो रहा है। मतलब कोई भी अगर एंटायर वर्ल्ड में कोई भी थॉट प्रोसेस है, ठीक है, या कोई भी बिलीफ है, वो किसी सोशल ग्रुप या क्लास से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। इट इज मतलब ये बेसिकली थॉट्स के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल माइंडसेट की बात करता है कि सोसाइटी को, मतलब जो सोसाइटी को है ग्रुप कैसे जो है क्या करेगा, शेप करेगा, ठीक है। मतलब इनका बेसिकली जो की आइडिया वो ये है कि होल क्लास थिंकिंग इज शेप्ड बाय सोशल पोजीशन, मतलब एक सोशल पोजीशन से ही एक क्या होता है, जो होल क्लास की थिंकिंग है, जो सबकी थिंकिंग है वो शेप होती है किसी पोजीशन के द्वारा। अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो कि जो एंटायर अपर क्लास देखती है सी इज पुअर एज अ लेजी बिकॉज ऑफ द प्रिविलेज्ड सोशल पोजीशन, मतलब जो हायर क्लास है वो सारे लोगों को ऐसे देखती है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड लोग हों, सारे गरीब लोगों को, ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे कि और इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जो वर्किंग क्लास है,
ठीक है, उनका उनका जो विचार है किसको लेके, इक्वालिटी को लेके, ठीक है, सोशल जस्टिस को लेके, वो सबके विचार एक ही हैं। बट जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में होता है वो ऐसा होता है कि वहां पे सिर्फ इंडिविजुअल और सर्टेन ग्रुप का देखा जाता है कि उनके लिए बेनिफिट क्या है, और वो आपसे कुछ ना कुछ सच छुपा रहे होंगे और वो डिस्टॉर्टेड होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, और ये हो गया आपका टोटल आइडियोलॉजी, मतलब कुल और विशेष विचारधारा। तो हिंदी में भी पढ़ देता हूं मैं कि जो विशेष विचारधारा, जब किसी खास विचार को पक्षपाती या विकृत कहा जाता है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर चीज को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिशियन वाला, तो किसी भी खास विचार को, तो उन्होंने पॉलिसी के बारे में बोला, उसकी वो कहीं ना कहीं बायस्ड है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड है, तो उसको क्या बोला जाएगा, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। ठीक है, कुल विचारधारा होती है जब किसी सामाजिक वर्ग की पूरी विश्व दृष्टि उनकी वर्ग स्थिति से बनती है, मतलब किसी सोशल स्टेटस से बनती है। मानो कि ऐसे सोच लो कि गरीब इसलिए गरीब है कि वो हार्ड वर्क नहीं करता। ठीक है, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो उसकी सोचने की क्षमता उतनी डेवलप नहीं होती। ठीक है, या फिर वो ये सोचते हैं कि जो वो गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि, किस लिए है, क्योंकि उनको एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं मिला। तो ये क्या हो गया, ये एक हायर क्लास ने सोच लिया। और अगर मैं इससे बात करूं कि अगर ये बेनिफिट है इनका, ठीक है, ये इनका क्या है, आइडियोलॉजी की मैं बात करूं तो ये क्या है, बेसिकली इनका पॉजिटिव है कि इनको ये इस सच से वंचित रख रहे हैं। इतना क्लियर हुआ कि आपको कुल विचार और विशेष विचार में व्यक्तिगत पक्षपात से समूह स्तरीय पक्षपात की ओर बदलाव, यह बताता है कि अलग अलग वर्ग दुनिया को अलग तरीके से क्यों देखते हैं। तो ये मेन चीज है कि दो चीजें हैं, वो अलग तरीके से अलग चीजों को कैसे देखती है। मान लो ये एक रिच है और पुअर है, ये दोनों अलग, मतलब एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, ये उसका उदाहरण है। कहना एक अमीर राजनेता झूठ बोल रहा है तो विशेष विचार है, और कहना पूरा उच्च वर्ग गरीबों में आलसी मानता है क्योंकि उसमें विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसको ऐसे समझो। अब फ्री फ्लोटिंग इंटेलिजेंसिया या मुक्त तैरता बुद्धिजीवी, ये क्या चीज है, देखो ये इनका अनदर कॉन्सेप्ट है। इसको तो इसमें बेसिकली क्या है, जो इंटेलेक्चुअल होगा ना, जो इसमें बुद्धिजीवी होगा, वो क्या है, वो किसी एक सच से या झूठ से नहीं निर्भर होगा, वो अलग अलग सोसाइटी में जाके देखेगा। ठीक है, जैसे स्पेशली दोज नॉट टाइड टू सिंगल क्लास और इंस्टीट्यूशन कैन फ्लोट बिटवीन ग्रुप्स एंड अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हो और रेशनल थिंकिंग डेवलप कर सकते हो। तो ये बेसिकली किसकी होती है, सोशियोलॉजिस्ट की। ठीक है, ये सिर्फ एक चश्मे से नहीं देखेगा, इसमें मल्टीपल चश्मे से वो देखेगा हर जगह को, और फिर एक जो चीज है उस पर एक कॉमन विचारधारा लेके आएगा। कैसे, द थिंकर हैव नो सोशल पोजीशन बट गिव देम पोटेंशियल फॉर मोर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड दे एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन क्लासेस और आइडियोलॉजीज। तो मतलब वही चीज है कि हर विचारधारा को ये अलग तरीके से देखेगा, ठीक है, अलग तरीके से समझेगा, फिर एक मध्यम मार्ग निकालेगा और किसी से भी बाइज्ड नहीं रहेगा। ये होता है फ्री फ्लोटिंग इंटेलिजेंस, या मुक्त तैरत बुद्धिजीवी। इसमें एग्जांपल है सोशियोलॉजिस्ट इन अ यूनिवर्सिटी माइट स्टडी बोथ वर्किंग क्लास और एलीट ग्रुप विदाउट बीइंग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय आइदर हेल्पिंग ट्रुथ अदर देन मे बी अदर्स में ओवरलुक। ठीक है, तो मतलब जो और मतलब इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर सोशियोलॉजिस्ट इस चीज़ को देखता है क्योंकि वो फ्री फ्लोटिंग इंटेलिजेंसिया का पार्ट होता है, या फिर वो वही होता है। ठीक है, फिर आगे है सोशल कंडीशनिंग ऑफ नॉलेज। अब सोशल कंडीशनिंग ऑफ नॉलेज, देखो आपकी कोई ज्ञान तो है, आप पे कोई नॉलेज तो है, ठीक है, अब वो शेप्ड कैसे हो रहा है, या तो उसका कोई सोशल बैकग्राउंड होगा। ठीक है, सोशल बैकग्राउंड कैसा, जैसे एजुकेशन आपने करी हुई, क्लास होगा, रिलीजन होगा, हिस्टोरिकल आप कुछ चीज़ों पे होगे, तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ते हुए देखते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि एक बच्चा है, वो किसी घर में पैदा हुआ, फैमिली में पैदा हुआ मैरिज के बाद, और उसने क्या देखा कि कैपिटलिस्ट पे उसकी विचारधारा कैसे बनती चली आती है जब वो बड़ा हो रहा है। तो उसने एजुकेशन ली होगी, कहीं क्लास देखा होगा, रिलीजन देखा होगा, कुछ उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होगा, तो उससे उसकी विचारधारा आज जो है उसकी सोशल कंडीशनिंग हुई है उस नॉलेज को लेकर, उस ज्ञान को लेकर। पहले उसकी जो कैपिटलिस्ट को देखे, पूंजीवाद को देख के कुछ अलग विचारधारा रही होगी, मानता होगा कि भाई पूंजीवाद बहुत अच्छा है, बट बाद में आके वो जो बड़े होकर देख रहा होगा कि भाई पूंजीवाद क्या है, शोषण का कारण भी बन रहा है, तो और भी चीजें हो रही हैं, सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको कि उस विचार पे, उस विचारधारा पे उसकी सोशल कंडीशनिंग जो है बदल गई है सोशल बैकग्राउंड की वजह से, जब उसने एजुकेशन, क्लास, रिलीजन, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सारी चीजें देखी होंगी। अब इस जो चीज़ का है सोशल कंडीशनिंग या ज्ञान का सामाजिक नियमन, तो इसकी कंडीशनिंग को हम कुछ की पॉइंट्स में देखते हैं। कैसे, नो वंस नॉलेज इज फुली इंडिविजुअल और ओरिजिनल, इट्स ऑलवेज शेयर्ड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो वो ये कह रहे हैं कि जो नॉलेज है ना, वो किसी इंडिविजुअल की या ओरिजिनल नहीं होती है। ठीक है, वो क्या होती है, हमेशा कंडीशनिंग होती रहेगी, और वो कंडीशनिंग कैसे होती है, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, चाइल्ड रेज इन अ कैपिटलिस्ट कंट्री माइट बिलीव इन द फ्री मार्केट, अ चाइल्ड रेज इन अ सोशलिस्ट कंट्री माइट वैल्यू कलेक्टिव ओनरशिप और मोर।
ठीक है। तो वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भाई एक बच्चा पैदा हुआ है एक फैमिली में तो वो कैपिटलिस्ट को बहुत अच्छे से देख रहा है, और एक बंदा पैदा हुआ है जो सोशलिस्ट कंट्री को बहुत अच्छा देख रहा है कि कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। और एक ये भी कंडीशन हो सकती है एक बच्चा पैदा हो रहा है उसकी पहले कैपिटलिस्ट में कुछ विचारधारा हो, बाद में जाके उसी कैपिटलिस्ट को लेकर सोशलिस्ट भी बन जाए। तो ये क्या है, इसकी सोशल कंडीशनिंग हो रही है, ठीक है। और ये हम इंडिविजुअल पे भी देख सकते हैं और हम कलेक्टिव एक ही पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यही है। अब जनरेशन थ्योरी क्या होती है, अब देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जनरेशन थ्योरी। अब जनरेशन थ्योरी में क्या होता है, तो मैंने सजेस्ट दैट पीपल हु बिलीव थ्रू द सेम मेजर इवेंट्स लाइक वॉर और रिवोल्यूशन फॉर्म अ जनरेशनल कॉन्शियसनेस और शेयर्ड वे ऑफ थिंकिंग। मतलब आप ये समझ लो कोई 90s में पैदा हुआ है, ठीक है। अब उस जो बच्चे 19 में पैदा होंगे तो उनके एक्सपीरियंसेस लगभग सिमिलर होंगे बट थोड़े थोड़े अलग होंगे, तो उनकी विचारधारा जो होगी वो एक अलग ही होगी, ठीक है। और वही अगर मैं आपको 20s के बच्चों की बात कर लूँ तो उनकी विचारधारा अलग होगी क्योंकि उनके उनके एक्सपीरियंसेस भी अलग होंगे, लगभग एक कॉमन विचारधारा होगी, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल पे जाओ तो थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन सबकी एक कॉमन विचारधारा होगी, ठीक है। तो वही होता है जनरेशनल कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे यही हो गया आपका जनरेशनल कॉन्शियसनेस, जिसको आप हिंदी में कहते हो पीढ़ी चेतना, ठीक है। जनरेशन कॉन्शियसनेस, जनरेशंस आर शेप्ड बाय हिस्टोरिकल इवेंट नॉट जस्ट बाय द एज। तो ये आपको देखोगे कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर 90s की बच्चे बात करो तो आप देखोगे यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सबकी अभाव रहा था उस टाइम पे। बट अब 20s के बाद की बात करो, ठीक है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज हो रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको जनरेशनल कॉन्शियसनेस में दिखाई देगी, पीढ़ी चेतना में भी आप उस पर फोकस रखोगे, ठीक है। डिफरेंट जनरेशन में रिस्पॉन्ड डिफरेंटली सेम सोशल इश्यूज। अब जो डिफरेंट जनरेशन होंगी, जैसे मान लो कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल जो नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो जो 90s वाले होंगे उनकी अलग विचार रहेंगे और जो जनजीज वाले रहेंगे उनकी अलग विचार रहेंगे। क्योंकि ऐसा क्या है, तो एक ही इशू को आप अलग अलग तरीके से देख रहे हो बिकॉज ऑफ देयर किसकी वजह से, जनरेशनल कॉन्शियसनेस की वजह से ही, यानी पीढ़ी चेतना की वजह से। तो इसी को कहते हैं जनरेशनल थ्योरी। इतना क्लियर हो तो ये हमारा काल मैनन था, ये चैप्टर यही समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट थिंकर के साथ आएंगे। गुड, हैव अ नाइस डे, बाय।